अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहुत कुछ ऐसा भी है जो छोटे दलों के बीच चल रहा है और आपको उनको जानने का बड़ा हक है। और आपको जानना भी चाहिए कि ये दल मिलकर आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति तमाम प्रकार के प्रयोगों से चलती है। ये प्रयोग कई बार ऐसे घातक होते हैं जो राजनीतिक तौर पर किसी को नफ़ा और किसी को बड़ा नुकसान पहुंचा जाते हैं। जब आपको ये लगे कि देखने में छोटे हैं लेकिन घाव बड़े गंभीर करते हैं पॉलिटिकली, तो ये कौन से दल हैं जो इस प्रकार का आचरण करते हैं? और ये कौन से दल हैं जो इतने ताकतवर हो गए हैं कि बड़े दलों को अब इनका साथ चाहिए होता है? ये अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी जातियों में, अपने अपने कुनबों में और अपने अपने इलाकों में फैली हुई ऐसी पार्टियां हैं जो दिखने में आपको राजनीतिक तौर पर छोटी होंगी, लेकिन दरअसल इनकी उपयोगिता उन दलों के साथ बढ़ जाती है जो बहुत ही छोटे मार्जिन से अपनी सीटें हार जाते हैं, या वो पार्टियां जो बहुत ही छोटे अंतर से अपनी बड़ा मत प्रतिशत गंवा देते हैं। अगर ये छोटे दल उनके साथ जुड़ते हैं तो करिश्माई प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत हद तक समीकरणों के आधार पर चलती है, जातियों के आधार पर चलती है। और अगर आपका जातियों का इक्वेशन अच्छा है तो यकीन मानिए कि वो राजनीतिक दल कई बार बड़े बड़े करिश्मे कर जाते हैं, और यूपी की राजनीति उसका एक बड़ा उदाहरण है। आज की राजनीतिक चर्चा है और विशुद्ध राजनीतिक चर्चा है। हम आपको आज बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की भी चेष्टा करेंगे कि शिवपाल यादव, असदुद्दीन ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर, चंद्रशेखर आज़ाद और रघुराज प्रताप सिंह क्या एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे? और अगर आएंगे तो इनकी ताकत क्या होगी? फिर ओवैसी के संयुक्त भागीदारी मोर्चे का क्या होगा? इसी बीच एक अचानक से आप बड़ा राजनीतिक पहल उत्तर प्रदेश में देख रहे होंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा के रूप में। प्रियंका गांधी ने लखनऊ में खूंटा गाड़ दिया है। अब वो दिल्ली बाद में जाएंगी, लखनऊ ज़्यादा रहेंगी, और पूरी तैयारी के साथ प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश इस बार आएंगी। उनका डेरा चुनाव तक है, और प्रियंका गांधी किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्जीवित करना चाहती हैं, कांग्रेस को फिर से ताकतवर बनाना चाहती हैं। और ये शायद कांग्रेस के लिए किया जाने वाला अंतिम प्रयास होगा, क्योंकि अगर प्रियंका के रहते कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खड़ी नहीं हो पाई तो शायद फिर कांग्रेस दोबारा से खड़ी होगी, इस पर संदेह है। इसलिए प्रियंका गांधी के लिए भी उत्तर प्रदेश का ये विधानसभा चुनाव एसिड टेस्ट जैसा है। उन्हें एक बड़े परिवर्तन के साथ अपनी पार्टी की जड़ों को जमाकर सफल होकर उत्तर प्रदेश में दिखाना होगा। 2019 का चुनाव रहा हो या उसके पहले के मसले, लेकिन अब अगर किसी की स्टेक सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व है कांग्रेस में तो प्रियंका गांधी की है। क्या वो करिश्मा कर पाएंगी? क्या कांग्रेस को पुनर्जीवित कर पाएंगी प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी के पास समीकरण क्या है? क्या कोई कमिटेड वोट बैंक कांग्रेस के पास है, या फिर मुद्दों के आधार पर वो राजनीति करेंगी? या कांग्रेस के पास बताने के लिए उत्तर प्रदेश में क्या है? क्या वो परंपरागत राजनीति करेंगी जिसके लिए कांग्रेस जानी जाती है, या फिर कांग्रेस यहां आक्रामक राजनीति करेगी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की तासीर है, टेस्ट है, चरित्र है उत्तर प्रदेश का? जिस पार्टी ने अग्रेशन दिखाया है उत्तर प्रदेश में उसने बढ़त हासिल की है, लेकिन कांग्रेस की शालीनता कांग्रेस को आगे बढ़ने से फिलहाल उत्तर प्रदेश में रोक रही है। क्या प्रियंका गांधी शालीनता के वो द्वार तोड़ेंगी और उत्तर प्रदेश में आक्रामक राजनीति करेगी? और दूसरी बात, क्या इन छोटे दलों को वो अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब होंगी? एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि ये चुनाव योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती के लिए जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी ये चुनाव प्रियंका गांधी के लिए भी बन गया है। उनकी साख, उनकी इज्जत और उनके राजनीतिक करियर से भी जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि कुछ स्टेटमेंट आप सुने, फिर आज की विशुद्ध राजनीतिक परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि कौन किधर मूव कर रहा है। जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से उन सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस लड़ाई में, इस संघर्ष में आप साथ देने आए हैं। ये केवल समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये देश की लड़ाई होने जा रही है। तो आज भी कुछ
लोग जो जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी से उन्हें जाना ही चाहिए, क्योंकि वो मिशन के साथ नहीं थे, अपने स्वार्थ के साथ थे। उन्हें जहां पर अपना स्वार्थ दिखाई पड़ता है वहां पर जाते हैं। कांग्रेस मिशन के साथ काम करती है। देखिए, अब जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे तो गतिविधियां बढ़ेंगी, नेता लोग अपने एक दूसरे से मिलेंगे और मिल कर के आगे कुछ न कुछ निर्णय फिर होंगे। 2018 में पार्टी का गठन हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से कोविड के कारण, लॉकडाउन के कारण जनसंपर्क नहीं हो पाया। तो अब वो जनसंपर्क पार्टी के सभी समर्थकों, कार्यकर्ताओं से मिलने, उनकी राय लेने के क्रम में ये यात्रा निकाली जा रही है। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ अमित पुरी हैं भारतीय जनता पार्टी से, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, असीम वकार AMIM से, अरुण राजभर SBSP से हैं, धर्मवीर चौधरी मेरे साथ हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बहुजन समाज पार्टी के, SM अशरफ साहब हैं PSPL शिवपाल यादव जी की पार्टी से, और आसिफ रिजवी मेरे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के, और वीरेंद्र सिंह जी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज का पैनल बड़ा है और मैं आप सबसे कहूँगा कि धैर्य के साथ संक्षेप में अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुरी जी, मैं आज कार्यक्रम में आपको अंतिम में मौका दूंगा ताकि आप सबकी राय सुनने के बाद अपनी बात रखें। तो सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं SM अशरफ साहब से। ये शिवपाल यादव जी की पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनसे मैं इसलिए आज पहले बात करना चाहता हूं क्योंकि इनका घर आजकल छोटी पार्टियों का एपिक सेंटर है, और इनके यहाँ एक और खासियत है, ये सामने के दरवाजे से नेताओं को आमंत्रित कम करते हैं, आजकल ये पीछे के दरवाजों से नेताओं को बुलाते हैं, जैसा मैंने TV चैनल्स में देखा और सुना। ये पीछे के दरवाजे का क्या कनेक्शन है, ये हमारे भाई SM अशरफ बताएंगे कि जब अशरफ साहब किसी को बुलाना ही है तो सामने से बुलाइए, ये पीछे से क्यों बुलाते हैं आप लोगों को। और असीम वकार साहब भी हैं मेरे साथ, AMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो भी जुड़ चुके हैं। यस, पहले अशरफ साहब आप बताइए, ये पीछे के दरवाजे से पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हैं। नहीं, खैर, अब चूंकि आप एक अच्छे डिबेटर हैं, एक अच्छे एंकर हैं, एक्टर, आपका अपना क्या बात कर दी अशरफ साहब, आपका अपना डिबेट करने का एक तरीका है। नहीं, एक्टर वाली बात से तो मैं सहमत नहीं। सुनते ले सर, अच्छे डिबेटर हैं, अच्छे एंकर हैं, आपका अपना एक तरीका है कैसे बात को रखा जाए। कोई पीछे के दरवाजे से नहीं आया, सब डंके की चोट पे आए हैं और सीधे सीधे दरवाजे से आए हैं, और 1 से 1.5 घंटे वहाँ रहे। तो जाहिर सी बात है, कोई ऐसा नहीं था कि खामोशी से आए, कोई 5 मिनट की कोई बात की वापस चले गए। सब डेलिबरेट आए हैं, समझ बूझ के आए हैं। जाहिर सी बात है, हमारे नेता का उसी दिन एक चैनल के ऊपर साफ तौर पे कहना है कि 11 तारीख तक हम इंतजार करेंगे, 12 से सामाजिक परिवर्तन यात्रा अपनी शुरू कर रहे हैं। उस बीच तक अगर कोई भी डिसीजन समाजवादी पार्टी को लेना है गठबंधन के सिलसिले में, तो जो कह चुके हैं पहले उस पर वो कायम है। गलत समझे। हाँ जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं कि कोई दीवार फांद के आए, कोई पीछे आए नहीं सर, कोई सामने से आए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि किस मकसद से मिले थे आप लोग। बिल्कुल, चुनाव का टाइम है, गठबंधन का ये समय चल रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर एक जगह आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी वजह से नहीं बन पा रही है, बार बार वो चाहते थे, प्रेफरेंस उनकी समाजवादी पार्टी ही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी उन्होंने एक शॉर्ट पीरियड टाइम दिया हुआ है कि इसके बाद हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा और हमको भी एक कॉम्बिनेशन बना के चलना होगा। तो जाहिर सी बात है कि अब ओवैसी साहब का भी मामला ये है, किसी के साथ समझौता नहीं, समझौता नहीं, कोई बंद नहीं। हमारा नेता को शुरू से कहना है कि जितने सेकुलर लोग हैं हम चाहेंगे एक प्लेटफॉर्म पे आए और आने के बाद बीजेपी से मुकाबला करें। अब उन सेकुलर पार्टियों को तय करना है कि चर्चा है जी कि शिवपाल यादव ये सब कांग्रेस के लिए कर रहे हैं और आप प्रियंका गांधी के लिए इन सब मोर्चे को इकट्ठा कर रहे हैं और फिर सबको बास्केट में सजा के कांग्रेस के यहाँ पहुंचाएंगे। सवाल तो कर लेने दें, आप इतना अधीर क्यों हो रहे हैं? ओवैसी साहब, मुझे अपना सवाल तो पूरा कर लेने दें। चलिए आप कर लीजिए। ऐसी व्याकुलता क्या है? नहीं, कोई बात नहीं। और ये सब फिर बास्केट में रख के आप प्रियंका गांधी को सौंप पाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कुछ आज जो कांग्रेस के लिए बहुत सॉफ्ट हो गए हैं और पूरा जो है सब कुछ कांग्रेस की झोली में मिलो, आप डाल देना चाहते हैं। चर्चा आप करो, आप पीछे के दरवाजे से मीटिंग आप करो, मैं कारण बता दूं तो मैं साफ हो गया। ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हमारे, मत जाओ, कहीं और चले जाओ फिर। हाँ, अगर मेरे ऊपर डाउट है। ऐसा कोई डिस्कशन हमारे नहीं है, कोई सारा प्लेटफॉर्म कांग्रेस के लिए तैयार किया जा रहा है। और दूसरी बात, अभी ओवैसी साहब से मुलाकात की है, मुझे लगता है असीम वकार साहब बैठे हैं, इनकी मौजूदगी और इनके साथ कोई डिस्कशन इस बात के लिए बहुत कुछ आगे मजबूर करेगा कि क्या कांग्रेस के लिए वो रास्ते वाकई बन रहे हैं। मुझे लगता है अगर इनके साथ मुझे जाना है, आमंत्रित करता हूं। आज मैं थोड़ा बड़ी पार्टी वालों को थोड़ा स्पेस दे रहा हूं कि वो धैर्य से इनके कर्तव्य सुने। असीम वकार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे बताइए कि अगर गठबंधन करना भी है शिवपाल यादव जी से या किसी और पार्टी से, तो साहब खुल कर करिए, बताइए कि आप किसके साथ हैं। मैं देखता हूं कि ओवैसी साहब कभी चंद्रशेखर के साथ घूमते दिखते हैं, कभी ओम प्रकाश राजभर के साथ भागीदारी मोर्चा बनाते घूमते हैं, कभी अतीक अहमद के साथ वो प्रयागराज में दिखते हैं,
कभी कहीं और दिखते हैं। आपका कोई पॉलिटिकल स्टैंड है या फिर आप खुद उत्तर प्रदेश में छत की तलाश में हैं? सर, हम लोग सेकुलर लोग हैं और जितने भी सेकुलर दूसरे दल में लोग हैं, हम उन सब के साथ घूम भी सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, नाश्ता भी कर सकते हैं, और अगर कोई इनवाइट करेगा तो खाना भी खा लेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आप कहाँ नाश्ता करें, कहाँ खाना करें। मुझे सिर्फ ये जानने का में दिलचस्पी है कि भाई किसी के घर जाना है तो सामने के दरवाजे से जाओ। ये पीछे वाला कंसेप्ट थोड़ा मुझे चुभा, जिसके लिए अभी 1000 तोहमत अशरफ मेरे भाई हैं इन्होंने लगाई मेरे ऊपर। देखिए, सब कुछ डिपेंड करता है कि जिसकी मेहमानदारी में हम जा रहे हैं वो हमें किस दरवाजे से बुलाता है। दोनों ही दरवाजे समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब मुलायम सिंह यादव जी के दीवार से मिले हुए हैं। दोनों दरवाजे सड़क पर हैं, कोई गली में नहीं है। अब चाहे इधर से बुलाया जाए तो भी जाएंगे, उधर से बुलाया जाए तो भी जाएंगे। मतलब ये तो ऐसा आप क्या है कि सवाल लोग आपको पीछे उनसे के पूछ दरवाजे लीजिए से कि बुलाना जिधर से चाहते कहा गया उधर हैं, से सामने से आपको पर मोहब्बत का इसरार नहीं होता है। मेरी तकलीफ इस बात की है। नहीं, पिछली बार जब गए थे तो सामने के दरवाजे से गए थे, और इस बार जो गए थे तो भी मेन दरवाजे से ही गए थे, क्योंकि वो जो सड़क है वो मेन है। देखिए, दरवाजा इशू अब नहीं उसको है, आप आप चोर गलत समझ दरवाजा रहे हैं। कहें, आप दोनों लोग छोटा मिलकर दरवाजा मेरे ऊपर ये कहें, आरोप लगा बड़ा रहे हैं कि दरवाजा मैं कहें, ये पीछे तो- के दरवाजे को। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य, इस मुलाकात का हल क्या निकला, नतीजा क्या है? वो सर वक्त अभी आया नहीं बताने का आपको। वो जिस दिन वक्त आएगा उस दिन आपको वकार बता भाई, दिया ऐसा तो जाएगा। नहीं कि कोई आपको उत्तर प्रदेश में चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं, आप कहीं भी जा घूमते फिरें? ये तो वक्त बताएगा साहब। जी, आप अभी कुछ तो हॉस्टाइल जल्दबाजी हैं। है। आप कुछ हो हॉस्टाइल सकता दिख है रहे हैं कि मुझे बहुत आज। से लोग हमको मैं कोई कड़े सवाल नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ तथ्यात्मक बात अपनी कर रहा हूँ। बाहों में भरकर गले लगाए। आप नहीं, तो मैं ऐसे कहता हूं, प्रवक्ता हैं ये जो तो दूसरे वक्त चैनलों बताएगा कि पे कौन सबको हमको छू हड़काते रहा है, घूमते कौन हैं, प्यार और आज कर रहा मुझे है, आप कौन हॉस्टाइल गले से दिख लगा रहे रहा हैं। है। नहीं सर, अभी हो सकता हो आप ही हमें गले लगाएं। आप भी अरे आप दुश्मन मेरे नहीं है दोस्त हैं, मेरे। मैं तो हमेशा आपको गले लगाऊंगा। लगाएंगे गले, आपकी हाँ? चिमटे से भी नहीं हम छुएंगे सब आप लोग हमें। तो एक फैमिली है, रोज डिबेट में इकट्ठा होते हैं। आप सब तो देखिए। परिवार का हिस्सा हैं भाई। पर आज आप कुछ बिल्कुल हॉस्टाइल सर, हैं। सर देखिएगा अभी देखिएगा आप, बहुत से लोग हमको गले से लगाएंगे, चिमटाएंगे, प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। अभी आने दीजिए। पर ये रखिएगा कि सामने के दरवाजे से जाइएगा, मतलब ये थोड़ा मेरा कंसर्न है आपके लिए। सर, सरकार बनाना है तो सामने से ही बनाएंगे, पीछे से नहीं बनाएंगे। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। सड़कों पर उतर कर बनाएंगे। ओके, चुनाव लड़कर एसबीएसपी बनाएंगे। के जनरल सेक्रेटरी अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं। अरुण, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी दाल तो कहीं गलती दिख नहीं रही है मुझे। अब तो आप अपना भागीदारी मोर्चा भूल ही गए हैं। अब तो मैंने सुना है कि इन सबको इकट्ठा करके आप ही के पिताजी गए थे शिवपाल जी के यहाँ। देखिए, आपने कई बार डिबेट कराया और कई ऐसे तथ्य बताया जो सामने सब गलत होते चले गए। अभी वकार साहब अच्छा से चलो, मैं कहा मान था लिया भाई आपने साहब, आप कि सब लोग हमारे सामने के साथ दरवाजे नहीं से है। गए। मैं अपनी बात ही हाँ। वापस, चलो सामने के दरवाजे से गए, बात खत्म। मिले तो देखिए, अभी अगर हम लोग पीछे का दरवाजा आपका इशू सामने है के दरवाजे तो से खत्म जाए करिए बात तो को। तकलीफ, पीछे के दरवाजे से जाए तो तकलीफ, सड़क पर बतियाए तो तकलीफ। हम लोग जो बतिया रहे हैं बहुत लोगों को पसंद नहीं आ रही है, और हम लोग चर्चाएं जो 1.5 घंटे वहां किया है, बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं। क्या चर्चा माननीय हुई, थोड़ा शिवपाल यादव दर्शकों जी को बहुत बताओ। अनुभवी हैं। आपके लाखों मतदाता सुन रहे हैं, उनको बताओ कि अंदर क्या बात कर रहे हो। हमारे लाखों मतदाता यह जानना चाहते हैं कि हम 27 अक्टूबर को एक पोस्टर बनवा रहे हैं, बड़का पीछे वाला फ्लैग जिसको कहते हैं, और उस फ्लैक्स में फोटो लगाने के लिए
एक गोला बना रहा है कि किसका किसका फोटो लगाया जाए और किसको किसको उस मंच पर रखा जाए। अब ये फ्रेम बन गए हैं, अब फ्रेम में फोटो लगाना है। इस फ्रेम में कौन कौन है, थोड़ा सा बता दें, आप क्लैरिटी दे दें कि कौन कौन है आपके फ्रेम में। 27 अक्टूबर मऊ के हल्दरपुर के बड़े मैदान में 2 हेलीकॉप्टर उतरेंगे और उस हेलीकॉप्टर में जितने पोस्टर में फोटो रहेंगे, हमारे लोग उस उतरने वाले नेता का स्वागत करेंगे। आप मुझे बताइए, पार्टी का विदाई करेंगे। आपका संयुक्त भागीदारी मोर्चा कहाँ चला गया? सब लोग तो अलग अलग हो गए हैं। देखिए कौन अलग हुआ? भाई बाबू सिंह कुशवाहा आपको हलो तक नहीं कर रहे हैं, आपके मंच तक शेयर नहीं कर रहे हैं। आप उनका कोई भी कार्यक्रम उठा लीजिए। आज ही मैंने देखा कौशाम्बी गए हुए हैं वो, और आपको पता तक नहीं है। हमको बिल्कुल पता है, आप कैसे कह सकते हैं हमको नहीं पता? भागीदारी मोर्चा के बैनर तले कार्यक्रम बंद हो गए हैं। अब आप लोग मंच साझा नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हो तो अंतिम वीडियो मुझे भेजें आप। 27 अक्टूबर को जी मंच पर ऐसे ऐसे हमारे फिगर दिखेंगे, हम आपको वीडियो भेजेंगे और वैसे भी आपको पहले पता चल जाएगा। पर ये बताओ कि ओवैसी और राजा भैया एक प्लेटफॉर्म कैसे शेयर करेंगे, मुझे थोड़ा सा बताओ ये बात। देखिए ये तो आपके साथ वकार साहब बैठे हैं, वो बता सकते हैं वो कैसे साझा कर सकते हैं। हम सभी जो एक विचारधारा वाले हैं उनको एकजुट करने में लगे हैं और किसी को समझ नहीं आएगा। माननीय ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के ऐसे नेता हैं, किसी को नहीं समझ में आएंगे। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने उनके बारे में, मैं सहमत हूँ, इस बात से तो सहमत है कि उनको नहीं समझा जा सकता। 27 अक्टूबर उनको सिर्फ समाजवादी पार्टी, जूही सिंह, यही लोग समझ सकते हैं। ये हम लोग के बस की बात ही नहीं समझना। 27 अक्टूबर को सब लोग समझ जाएंगे। अच्छा, हम भी समझेंगे, आप भी समझेंगे, उत्तर प्रदेश की जनता भी समझेगी। ठीक बात है। और जिसको हटाना आसिफ रिजवी साहब, थैंक यू। आसिफ रिजवी साहब, अभी SM अशरफ कह रहे थे कि ये सब फील्डिंग कांग्रेस के लिए नहीं हो रही है। मैंने उनसे पूछा भाई ये सब सजा के कांग्रेस के पास ले जाओगे क्या, क्योंकि और तो कहीं पूछा ही नहीं। आप एक को धमकी दे रहे हैं कि 10 तारीख तक मिल लो, वो हलो नहीं कर रहे हैं। बहन जी ऑलरेडी ताला मार के बैठी हैं, उधर कोई मसला नहीं, बीजेपी इनको जाना नहीं है, तो जहाँ तीसरी जगह कांग्रेस ही बचती है। अब मैंने सवाल पूछा तो SM अशरफ भड़क गए मेरे ऊपर कि मैं आपके लिए सॉफ्ट हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस किसी भी दल से समझौता नहीं करेगी। हम जनता की समस्याओं को लेकर चुनाव के मैदान में जाएंगे। दिल मत तोड़ो आसिफ भाई, ये गलत। और एक बात बहुत स्पष्ट सुन लिए भैया, बहुत स्पष्ट एक बात सुन लिए। अभी आपने कहा कि साहब ये प्रियंका गांधी के लिए भी बहुत बड़ा मसला है उत्तर प्रदेश का चुनाव। हाँ तो है। प्रियंका गांधी के लिए उत्तर प्रदेश का चुनाव मसला नहीं है। आज मसला ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से अपराध हो रहे हैं, उन अपराधों को कैसे रोका जाए। उत्तर प्रदेश की जनता को जिस हिसाब से बिजली के बिल के नाम पर लूटा जा रहा है, डकैती डाली जा रही है, उस डकैती को कैसे रोका जाए। आज कांग्रेस पार्टी को नहीं बचाना है, आज इस देश को और उत्तर प्रदेश को बचाना है अंग्रेजों के गुलामों से। वो जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, जो आज चोरों के रूप में बैठे हैं, जब पूरा उत्तर प्रदेश पूरा देश परेशान था, जब पूरा देश परेशान था कोरोना से, तब ये लूट मचा रहे थे। आप सुनिए मेरा सवाल, क्या कांग्रेस की गठबंधन में कोई दिलचस्पी नहीं? कांग्रेस की दिलचस्पी केवल उत्तर प्रदेश से जो माफियाओं की सरकार चल रही है, जो खुलेआम उद्योगपतियों के पैसा वकार, SM अशरफ और अरुण राजभर, इनमें कोई दिलचस्पी है आपकी या नहीं? कांग्रेस की दिलचस्पी केवल देश का लोकतंत्र बचाने की है। उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से सरकार में बैठे लोग बिजली के नाम के ऊपर लूट रहे हैं, पुलिस के माध्यम से हत्याएं कराना है, केवल उसको रोकने की है। ऑलराइट, जूही सिंह समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। जूही जी बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तथाकथित मोर्चा तैयार हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और उस मोर्चे में शिवपाल यादव के घर पे बैठकें भी लगातार आयोजित हो रही हैं। आपने मीडिया चैनल्स में वो खबर देखी भी होंगी। समाजवादी पार्टी का कितना कंसर्न है इस मोर्चे को लेकर, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और दूसरा, SM अशरफ ने एक डेडलाइन दी है कि उस दिन तक आप मिल लीजिए इनसे, वरना ये अपना निर्णय खुद कर लेंगे। अब ब्रजेश जी डेडलाइन उन्होंने दी है, अच्छा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक खबर पहुंच गई होगी। एक और डेडलाइन है 27 अक्टूबर, फिर एक डेडलाइन भारतीय जनता पार्टी की आ जाएगी। तो समाजवादी पार्टी तो अपना चुनाव लड़ रही है और विभिन्न दलों से लोग आकर के समाजवादी पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। सवाल ये है कि सरकार ने काम क्या किया। अगर आप फील्ड में जाएंगे तो ये खाद्यान्न वितरण की बात करते हैं, महाभ्रष्टाचार है उसमें, छुट्टा पशु एक प्रॉब्लम हो गए, ऊपर से
एक जियो जारी हुआ है कि अगर किसान अपने खेत में तार लगाएगा तो उस पर मुकदमा हो जाएगा। फर्जी मुकदमे पत्रकारों पर भी हो रहे हैं, खबरें ये छपने नहीं दे रहे। भारतीय जनता पार्टी अभी सीतापुर 8 बार जा चुके हैं मुख्यमंत्री, परसों गए थे, वहीं से एक बार मंच से कह देते कि गोरखपुर में जो हत्या हुई वो किस कारण से हुई, संवेदना व्यक्त कर देते, उसके बाद एक और हत्या हुई। तो अपराध तो निरंतर बढ़ ही रहे हैं और संवेदनहीनता भी बढ़ रही है। बाकी कि कौन और ये जो मोर्चा बन रहा है वो बेहतर जानते हैं। शिवपाल यादव, ओवैसी, राजभर, चंद्रशेखर, राजा भैया, ये लोग एक त्रिकोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी कोई दिलचस्पी इनमें है? ब्रिजेश जी, पहली बार मुझे पता लगा कि 2 गेट हैं, मुझे पता नहीं था कि शिवपाल सर के यहाँ 2 गेट है। बाकी मोर्चा आगे गेट से जाए, लोग पीछे गेट से जाए, आपस में अच्छा है। राजनीति में लोकतांत्रिक ढंग से बातचीत चलती रहनी चाहिए। अभी हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं और जिसके साथ हमारा गठबंधन है वो स्पष्ट भी कर रहे हैं जी। ऑलराइट, धर्मवीर जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। धर्मवीर जी, आपकी कोई दिलचस्पी इन लोगों में है क्या? ये लोग एक बुके तैयार कर रहे हैं जिसमें 4-5 दल मिलकर इकट्ठे हो रहे हैं। मैं कोई इनको काउंटर पर नहीं लगा रहा हूं, मैं केवल बता रहा हूं कि एक मोर्चा बन रहा है। क्या आपकी कोई दिलचस्पी इनमें है? ब्रजेश जी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत पहले ये क्लियर कर दिया कि हम किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे, हम सीधा जनता से गठबंधन करेंगे। और ये 22 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश की बिल्कुल तैयार है। जिस तरीके से 2007 से पहले 17 वर्षों तक गठबंधनों की सरकार से ये जनता आजिज आ चुकी थी, जो अल्पमत की सरकारें बनती थी उससे जनता का, प्रदेश का बहुत नुकसान होता था। इसीलिए 17 वर्षों के सूखे को 2007 में बहुजन समाज पार्टी ने और इस प्रदेश की जनता ने जो जनमत दिया बहुजन समाज पार्टी को स्पष्ट बहुमत की सरकार में, वो आपने और देशवासियों ने, प्रदेशवासियों ने देखा। उसके बाद में आज उत्तर प्रदेश की जनता 10 साल के कुशासन को समाजवादी पार्टी के और आज वर्तमान में इन संकीर्ण ताकतों की जो सरकार है मनुवादियों की, इससे जनता आजिज आ चुकी है। और उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के डेवलपमेंट के, जो आदरणीय बहन जी ने विकास का मॉडल उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत किया, लॉ एंड ऑर्डर का उदाहरण प्रस्तुत किया उत्तर प्रदेश में, तो आपकी दिलचस्पी किसी प्रकार के बहन कुमारी गठबंधन की मायावती जी राजनीति की में तरफ है, देख रही है। चुनाव पूर्व अथवा नहीं? नहीं, हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। और ये मैं आपको एक जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं ब्रजेश जी, और आदरणीय बहन जी पहले ही स्पष्ट कर चुकी हैं कि हम किसी के साथ में कोई गठबंधन नहीं करेंगे। परसेप्शन से अभी तक पीछा नहीं छुड़ा पाए हैं। परसेप्शन ये है कि जरूरत पड़ने पर आप बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं या बीजेपी आपका हाथ थाम सकती है, ऐसा परसेप्शन है। और ये परसेप्शन आपके साथ चिपक गया है। नहीं, ये प्रेस का, और जिनके नीचे जमीन खिसक रही है वो अपनी जमीन तो बचा नहीं पा रहे हैं, अब वो इस तरीके की हवाई बातें कर रहे हैं। आपको याद होगा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। वो क्यों दिया? क्योंकि जब वहां पर हमारे हितों की अनदेखी हुई, खासकर दलित समाज के लोगों की, उस समय बहन जी का क्या रुख था। और जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आदरणीय बहन जी ने 1 वोट से गिराई थी, तो ये बातें देश की जनता और प्रदेश की जनता अच्छी तरह जानती है। लेकिन हम जो है सीधा जनता से संवाद करेंगे। और जो बहन जी ने, आप ऐसा कोई मुख्यमंत्री ब्रजेश जी आपकी नजर में हो तो बताइए, जिसने लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अपने सांसद विधायकों को जेल भिजवाने का काम किया हो। वो आदरणीय बहन जी ने उदाहरण पेश किया उत्तर प्रदेश में। जो आज फार्मूला 1 रेस है, चाहे वो लखनऊ का डेवलपमेंट हो, चाहे वो नोएडा का डेवलपमेंट हो, ओम प्रकाश राजभर, इनमें कोई दिलचस्पी नहीं आपकी? नहीं, हमारी दिलचस्पी, ये लोग तो मैनिपुलेटेड लोग हैं, ये प्लांटेड हैं, ये किसी ना किसी के माध्यम से प्लांटेड होकर इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, किसने इनको प्लांट किया है? ओवैसी जी तो राजनीतिक गिद्ध हैं, ऐसी भाषा मत जहां बोलिए। पर देखा वहीं मंडराने लगते हैं। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल कि आप किसी पार्टी के अध्यक्ष के बारे में ऐसी अमर्यादित शब्द बोलें। हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, ये राजनीतिक गिद्ध है। ये उससे पहले क्यों नहीं आए उत्तर प्रदेश में? ये चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आए? के प्रति इस प्रकार की चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आए?
आप उनको नहीं, गिद्ध ये कहना चुनाव से चाहते पहले हैं? उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आए? ये अपमानजनक है। राजनीतिक गिद्ध हैं, मैं आपको पूरी वापस जिम्मेदारी लेना के चाहिए साथ कह रहा अपनी हूं। और ये बीजेपी के द्वारा प्लांटेड हैं। ओके, मैं असीम आपको वकार, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। असीम वकार जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप अपने सद्र के लिए ये सब कैसे सुन पा रहे हैं। मैंने रोका हालांकि उनको। देखिए, ये बेहुदा इंसान है। नहीं नहीं, ऐसी भाषा ना बोले। इसको अगर गाली भी बक दी जाए तो नो भी नो कुछ नो नहीं नो, कर प्लीज पाएगा, सिर्फ बड़बड़ प्लीज, नो नो नो, इंसान आप हैं और इसको नहीं नहीं, ये मत करिए, नहीं, गलत बात। दूसरी कलर की राजनीति सम्मान के करते साथ, हैं। सम्मान के उम्र का साथ, लिहाज नहीं है। डिबेट सम्मान के साथ होगी। जो जातिवाद फैलाते हैं, जो धर्मवाद फैलाते हैं। नॉनसेंस आदमी है, अरे हैदराबाद में, तेलंगाना में चुनाव लड़िए नॉनसेंस पहले। आदमी है। इसके बारे में क्या कहा जाए, इसको पता ही नहीं कुछ। सारी सीटों पर वकार साहब, आप अपनी बात रखिए। अब वकार सर, साहब, इसको शांत कराइए तो मैं एक लाइन राजनीति बोलना को चाह रहा हूँ। आपको सिखा देगी उत्तर एक लाइन प्रदेश की इसलिए बोलना जनता। चाह रहा हूँ, ये कबीर की धरती, नानक की धरती है। इस आदमी को भाईचारे की सर, थोड़ा धरती। शांत कराइए, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा सर। यहाँ सॉरी सर। मजहबी एक सेकंड रुक जाइए। धर्मवीर जी रुकिए, धर्मवीर जी रुकिए प्लीज। नो, धर्मवीर जी रुक जाइए। धर्मवीर जी, इतना एग्रेशन ठीक नहीं है। के द्वारा प्लांटेड है। धर्मवीर जी, थैंक यू। एक सेकंड रुकिएगा आप। वकार साहब बोलिए आप। ये जो राजनीतिक लुल बैठा है यहाँ, ये राजनीतिक लुल, इसको ये पता ही नहीं है कि बिहार में मायावती ने ओवैसी साहब से गठबंधन किया था। तो वहां के ऊपर कौन थी, गिदनी थी, क्या थी? हाँ हाँ, गठबंधन बताएं तो जरा था एक बार। ये राजनीतिक लुल है, ये इसको कुछ आता ही नहीं है। गाली गलौज की इससे भाषा पूछिए क्यों बोलना चाहते हैं? कि बिहार में काहे घुस गए थे, गोद में आके बैठ गए थे। अगर आपके पास में कोई गठबंधन की कोई चिट्ठी हो तो आप मुझे बताइए। हमारा कोई गठबंधन आपसे नहीं था। ये तो अजीब ही बात हो। यार झूठ डिबेट में मत फैलाइए आप। बदतमीजों से बात नहीं करता। सॉरी सर, सॉरी सर, मैं इस बदतमीज आदमी से बात नहीं करूंगा। एक सेकंड रुक जाएं आप लोग। एक ये सेकंड रुक बेहुदा आदमी है, ये बेहुदा इंसान है। ऐसे- सॉरी सर, ऐसे ऐसे कैसी लोगों को भाषा अवॉइड बोल क्या रहे हैं कीजिए। सबसे अरे ज्यादा सम्मान बेहूदगी के कर साथ, रहे हम लोग हैं। एक परिवार है भाई। डिबेट ऐसे करने बेहुदा आते आदमी हैं, को अपने अवॉइड क्या अपने दलों कीजिए के लिए सर। आप लोग डिबेट करते हैं। एक दूसरे की मर्यादा और सम्मान हमें रखना चाहिए। सर, हमें सीमा का उल्लंघन क्यों नहीं करना अब- चाहिए। सर एक बार बताऊं आपसे, एक किस्सा सुना है आपको। एक गली से एक साहब जा रहे थे, उनको उस गली में रहने वाले कुत्ते ने दौड़ा के काट लिया। तो लोगों ने कहा कि आपने कुत्ते को जवाब नहीं दिया। तो कहने लगे क्या हम भी कुत्ता काट लें, हम भी कुत्ता हो जाएं? नहीं, ये भाषा ठीक नहीं है। कुत्ते में नहीं, और नहीं, आदमी ये में वो भाषा फर्क ठीक तो नहीं, होता है ना बिल्कुल सर। गलत बात है। नहीं अमित उस पुरी आदमी साहब, की मैं please, मिसाल दे रहा ये हूं। भाषा ठीक नहीं है। आप लोग की भाषा एक दूसरे कुछ की फर्क ठीक तो नहीं होता है ना सर। नहीं, ये भाषा ठीक अच्छों में और गंदों में कुछ तो फर्क नहीं, होता है नहीं, ना ये सर। भाषा उचित वो नहीं है। बरकरार अमित रखिए पुरी सर, जी को प्लीज लाया सर, जाए इसके मुझे लिए। मत Thank you। बुलवाइए सर, आप प्लीज दोनों नहीं का सर। शुक्रिया। शांत रहें आप लोग। जी। नो, एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखें। वकार साहब प्लीज शांत हो जाएं। वकार साहब शांत हो जाएं। ठंडा आदमी पानी इसके पिए, साथ नहीं शांत बात हो कर जाएं। सकता मैं। सॉरी सर, प्लीज सर मैं इसके साथ नहीं बात कर सकता। सॉरी ठीक सर। है, मैं नहीं कराऊंगा आपकी उनसे बात। आप संयम जिस रखें। आदमी को बात करना नहीं आती आप है, रुक जो जाएं। बदतमीज प्लीज इंसान रुक है, जाएं जो आप। बेहुदा घटिया आदमी है, हो गया, मैं नहीं उससे वकार क्या साहब, बात गलत करूं? बात। अब आप शांत हो जाएं आप। ओके, ऑल राइट। अमित पुरी जी, आप मुझे बताइए कि एक अलायंस उत्तर प्रदेश में तैयार हो रहा है छोटे छोटे दलों का, ये आपको कितना विचलित और परेशान कर रहा है अमित पुरी जी? देखिए, मैंने पूरे पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर सारी चीज़ों को सुना, सबको शांति के साथ। मैं एक 4-5 लाइन में कंक्लूड कर देता हूं, उसके बाद आपके जो सवाल हों वो है। कोई दरवाजे से मिले, सड़क से मिले, हेलीकॉप्टर से मिले, कौन किसको दावते सुखन दे, भारतीय जनता पार्टी की निगाह में ना कोई दल छोटा है ना बड़ा है। सबको अपनी अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए उनको अपने प्रोग्राम के हिसाब से आगे चलने का पूरा अधिकार है। अब वो डेलिबरेटली मिले, मैनिपुलेटेड मिले कि प्लांटेड मिले, ये मैं सबकी मीमांसा पे छोड़ता हूं, मैं उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं करता। लेकिन मैं ये समझ पा रहा हूं कि वन अपमैनशिप की जो लड़ाई चल रही है अपोजिशन की स्पेस को भरने के लिए, इससे बोटी वाले लोग कभी कांग्रेस में चले जाते हैं, कभी सपा में आ जाते हैं। वो इमरान मसूद साहब उत्तर प्रदेश के आइकॉनिक पोस्टर बॉय बन चुके हैं। भिवंडी की कोर्ट में जो लोग बेल पे थे वो अंग्रेजों की गुलामी करने की कौन कौन सी नसीहतें बांट रहे थे। मैंने देखा कन्हैया कुमार को गले मिलाने वाले लोग आज हमको लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे। 27 साल बेहाल का नारा लगाने के बाद ताज में निहाल हो जाते हैं और यूपी को 7 पसंद हो जाता है। ये सब इनको मुबारक है।
हम उत्तर प्रदेश की जनता के सामने पिछले 4.25 साल, अभी 3-4 महीने के कार्यकाल जो भी है फरवरी पे चुनाव आने तक, जो भी हमने किया है, हम मतदाताओं के सामने खुले खजाने मेरे जाएंगे। दो सवाल हैं आपसे जी मान्यवर। जी जी। जूही सिंह क्यों नाराज हैं आपसे इतना? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जूही जी नाराज है। बहुत ही संजीदा किस्म की महिला है वो। नाराजगी और जूही ये दोनों तो हो ही नहीं सकता। हाँ, नहीं, अभी मुद्दों के आधार पर उन्होंने आप पर कई तीखे आरोप लगाए, आप उनके आरोप को बर्दाश्त कर लिए, इसका मतलब मैं मानूं वो सच है आरोप? नहीं, मैं आरोप पे आ जाता हूं एक लाइन में। अब उन्होंने जिस घटना का एक संदर्भ लिया और अखिलेश जी की सारी चीजों को उद्धृत किया, जिस परिवार के साथ एक दुखद घटना हुई, वो मुख्यमंत्री से मिला और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उस परिवार की एक बाइट आप मुझे दिखा दीजिए। मैं अभी कहता हूं, उन्होंने कहा जो एक्शन सरकार ने लिया हम सरकार के साथ हैं, हमें कोई उस पर घटना दुखद थी, जो लैचेस लैप्सेस हुए वो दुखद थे। उनकी पत्नी ने सीबीआई जांच की मांग की, आपने अब तक नहीं किया। उनकी पत्नी ने कहा कि इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह को पकड़ लीजिए, आपने अब तक नहीं पकड़ा है। मैं आ रहा हूं। उनकी पत्नी की कौन सी डिमांड है आपने मानी? मैं आ रहा हूं। उन्होंने जो भी चीजें मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद निकल के मीडिया कर रहा है, कह रहा है कि भैया आप मुकदमा मत लिखवाइए। अरे आप शांत हो जाएं आसिफ साहब। नहीं, आप किसी शांत तो आप उत्तर प्रदेश की बराए पूरी जनता को बुलाना चाह रहे हैं। बराए करम आपसे कोई कह रहा शांत हूं। नहीं होगा भैया। आप जब कह रहे थे मैं बोल नहीं रहा था। ओके, अपना कंक्लूड करें। मैं तुक्का फजीयत में नहीं जाना चाहता। कंक्लूड करें। और जहां तक खाद्यान्न घोटाले का सवाल है, बनीलाल पट्टीदार जो है 25,000 करोड़ का खाद्यान्न घोटाला समाजवादी पार्टी को बराबर आवंट करता रहेगा। थैंक यू, शुक्रिया वीरेंद्र जी, शिवपाल यादव जी के आवाज पर आजकल थैंक यू, बहुत हलचल हो रही है। तमाम नेता वहाँ इकट्ठा होते हैं, फिर कुछ पकता है। अब वो ठीक है कि फ्रंट गेट से गए, पीछे गेट से गए, ये कोई इशू वाली बात ही नहीं है, पर ये अंदर क्या चल रहा है, क्या वाकई में ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं? अभी एक वीडियो में देख रहा था, उसमें राजा भैया भी साथ दिख रहे थे। तो ये मोर्चा किस मकसद से बन रहा है और ये मोर्चा बनकर जाएगा किसके साथ? देखिए, आज जो बहस हुई उसमें एक चीज ये लगा कि जो लोग कल तक साथ थे बिहार में, ओवैसी साहब और मायावती, आज उनके प्रवक्ता इतने एक दूसरे पर इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, ये बड़ा दुखद देखने को मिला। जो कल तक एक दूसरे के प्लेट में रसगुल्ला, उनको गुलाब जामुन और हलवा खिला रहे थे, अब वो एक दूसरे को मुंह भर के गालियाँ दे रहे हैं, गू परोस दे रहे हैं जूते में रख रख के। ये स्थिति आ गई, इतना नफरत। अच्छा, दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है भारत जैसे देश में। अब कोई अगर तेलंगाना से आके, हैदराबाद से आके यहाँ चुनाव लड़ता है, लड़े, कोई रोक तो है नहीं भाई। वो बिहार में भाजपा को जिता के आए हैं, उनको पता नहीं होगा ये भी जो उनके 5 विधायक जीते थे वो पता नहीं पार्टी में हैं कि कहीं चले गए। अब वो उन पर आरोप है कि वो यूपी में बीजेपी जिताने आए हैं, तो वो बीजेपी के आरोप से बचने के लिए शिवपाल यादव और ओपी राजभर और सबके साथ आ रहे हैं, चंद्रशेखर के साथ, राजा भैया के साथ। उत्तर प्रदेश में ये एक बड़ा गठबंधन बन सकता है। ये किसके साथ जाएगा ये इंपॉर्टेंस है। ये बात पूर्ण नहीं है कि ये दल इकट्ठा हो रहे हैं 8-9, ये है कि ये किसके साथ देंगे। क्योंकि देखिए, ओवैसी साहब की पार्टी तो जीरो है, चंद्रशेखर आज़ाद के पास भी कोई विधायक नहीं, लेकिन शिवपाल यादव, राजा भैया, ओम प्रकाश राजभर, इनके पास विधायक हैं, तो इनका अस्तित्व है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब की लड़ाई बीजेपी से है। बीजेपी के सामने उसने बड़े दावे किए थे 5 साल पहले, लेकिन आप देखें कि जहां से हम चले थे वहीं आ गए। चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे स्कूलों की फीस पे लगाम लगाना हो, चाहे गन्ने का दाम 400 रुपया करना हो, बिजली चाहे सस्ती करनी हो, चाहे कर्ज माफ़ी करना हो, 13 लाख लोगों को हर साल रोजगार देना हो, एक्सप्रेसवे बनाना हो, फोटो चाहे उस पर बंगाल की लगानी हो, तमाम सारे मुद्दों पर जहां से हम चले थे वहीं आ गए। मैनिपुलेशन। अब आप सोचिए कि बहुमत की सरकारें अगर 5 साल में जनता को कुछ दे नहीं पाएंगी तो लोकतंत्र में कौन किसकी बात पे भरोसा करेगा।
सबसे बड़ी बात यही है जी। और सियासी प्लान इन्हीं लोगों को तय करना है। आज मनीष गुप्ता की हत्या हो गई, सरकार 10 लाख दे रही, विपक्ष 20 लाख दे रहा है, कितनी हंसी आती है। देखिए आप, ये है इनका सरकार, यह क्या अपनी जेब से दे रहे हैं कि सरकारी खजाने से देना है? किसी की मदद कैसे की जाएगी? कोरोना काल में इतने लोग मरे, अभी तक किसी को कोई पैसे का ऐलान नहीं हुआ। केंद्र ने ये कहा कि भाई 50-50 हज़ार रुपया अब दिया जाए जो कोरोना से मरे हैं। तो ये मैं मुद्दों की बात इसलिए कह रहा हूं कि जहां से चले थे वहीं हैं। बीजेपी का वोट बैंक जो है वो किसी जमाने में कांग्रेस का वोट बैंक है। आपने आज कांग्रेस की बात कही, कांग्रेस के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है, बीजेपी ने उसको हथिया लिया। कांग्रेस में प्रियंका गांधी का क्या प्रोस्पेक्टस आप देखते हैं जिस तरह से वो लगी हुई हैं? देखिए, कांग्रेस में हिम्मत से लड़ने वाले नेता हिम्मत हार गए, भाग गए। आप चाहे जितिन प्रसाद को देख लीजिए, जिनको 2-2 बार केंद्रीय मंत्री बनाया, चाहे ललितेशपति त्रिपाठी को देख लीजिए। कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि इस प्रदेश में, इस देश में जो सूरज उगता है दुनिया उसको सलाम करती है। कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो नेता भी पार्टी छोड़ के भाग जा रहे हैं। ये कोई कांग्रेस के साथ नहीं हुआ, सभी दलों के साथ हुआ है। तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कितना ऊर्जा पैदा कर पाएगी? भाई थी तो कुछ बीजेपी में चले गए, इनके विधायक साथ थे, और कुछ का समाजवादी पार्टी में चले गए। अब गिनती में प्रदेश अध्यक्ष तो बचे हैं, विधायक हैं, बाकी तो सब इधर उधर हो गए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर चचा से चचा जान मिल रहे हैं तो क्या आपत्ति है? भाई दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। देखिए, शिवपाल यादव उत्तर प्रदेश के दिग्गज नेताओं में रहे हैं, उनके रिश्ते बहुत सारे दलों में हैं और बहुत सारे नेताओं से विभिन्न दलों के उनके व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं। उन्होंने लोगों की मदद की है, काफ़ी लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, संगठन के अच्छे जानकार हैं। अखिलेश यादव को वो अल्टीमेटम दिए हैं कि भाई 10-11 तारीख तक बताओ, लेकिन अभी वो और कई तारीख देंगे। ये बात आप जान लीजिए, ये राजनीतिक तारीखें हैं, इस पर बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। अब उत्तर प्रदेश में बात आती है कि कानून व्यवस्था से लेकर तमाम मुद्दों पर और बीजेपी से निपटेगा कौन? जी, तो कोई अकेले निपट सकता है? मायावती अकेले लड़ सकती हैं, कांग्रेस अकेले लड़ सकती है, सपा अकेले लड़ सकती है क्या? छोटे छोटे दलों का ही गठबंधन करना पड़ेगा। आज ओम प्रकाश राजभर अनिवार्यता है, ओवैसी, शिवपाल, राजा भैया, ये सब अनिवार्यता है, इनको साथ लेना पड़ेगा। और अपना दल और निषाद पार्टी बीजेपी के साथ जा चुकी है। लेकिन आप इनसे कहते हैं पुरी साहब की सरकार से कि भाई अपराधी पकड़ो, अपराधी पकड़ो, इंस्पेक्टर पकड़ो, पकड़ो। अरे जो कुर्ता पहनने के बाद पैजामा का नाड़ा न पकड़ पाए वो अपराधी पकड़ेगा? आप क्या उम्मीद करते हैं? प्रदेश में जो गुंडा राज को खत्म करने के लिए लोगों ने बीजेपी को चुना था, लोग आज निराश हैं। कहाँ गुंडा राज पे कोई लगाम लग पा रही है? बस खाली बातें हैं। लेकिन खैर ठीक है, सब लोग मिलके वोट काटो, कैसे बीजेपी जीत जाए। और अगर बीजेपी जीतने से रोकना है तो सब लोग एकजुट हो, एक ही रास्ता है। नहीं, उनके पास तो इतना नेता है, इतना हथियार है, इतना संसाधन है, कहाँ लड़ पाएंगे आप? कुल मिलाकर एक चीज है जी, बीजेपी में चर्चा है कि 100-150 टिकट कट जाएंगे विधायकों के। अगर ऐसा होता है तो हो सकता है कि कुछ लाभ विपक्ष को मिले, क्योंकि जिसका विधायक का टिकट कटेगा, मायावती ने एक प्रयोग किया था 2012 वाली सरकार, 2007 से 12 जब उनकी सरकार थी, 100 विधायकों के टिकट काटे थे। फतेह बहादुर सिंह जो आज बीजेपी में विधायक हैं, इनका भी टिकट काट दिया था, ये वन मंत्री थे, देखिए आज विधायक बन गए। तो जिसका आपने टिकट काटा, कोई जरूरी थोड़ी है कि वो हार ही जाएगा, फिर विधायक बन सकता है। जी, तमाम सारे उदाहरण हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में खाली जातीय समीकरण जोड़कर चुनाव जीता जाएगा या जनता के मुद्दों को भी कुछ हल करेंगे? कुछ सड़कें वड़कें चलेंगी, कुछ एक्सप्रेसवे चलेंगे, मेट्रो रेल चलेगी, बेरोजगारी दूर होगी,
फैक्ट्रियाँ लगेंगी, बिजली सस्ती होगी कि नहीं होगी, तमाम सारी चीज़ें हैं। बहरहाल जी 5 साल के बाद लोग इसी पे आते हैं। तो एक हमारे मित्र हैं सचिवालय में, उनका एक साहित्य सुनिएगा कि जब सत्ता में आएंगे करेंगे ना कोई काम, और अब चुनाव आया है मल रहे झंडू बाम। और बिजली महंगी हो चली, डीजल शतक समीप, और कैसे रोटी खाएगा सोचो जरा गरीब। और महंगाई ने दोस्तों खूब निकाला तेल, और स्टेशन पर खड़ी है सस्ती वाली रेल। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एसएम अशरफ साहब, आप मुझे बताइए कि शिवपाल यादव जो पहल कर रहे हैं, जो एक राजनीतिक मोर्चा बनाने की कवायद कर रहे हैं, इसका राजनीतिक मकसद क्या है? आप क्या चाहते हैं? नहीं, हमारा क्या मकसद है? हमारा नेता शुरू से कह रहे हैं कि जितनी सेकुलर पार्टियां हैं सारी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, बार बार कह रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, राजनीति में जो बड़ा दल है जिसको मुख्यमंत्री बनने के, जिसको लगता है कि वो बन सकता है, उसकी पहली जिम्मेदारी थी सारे दलों को साथ में लेके आए। और अगर किसी वजह से वो एकोमोडेट नहीं करना चाहता, उसको ये दिमाग में है कि नहीं साहब हम सत्ता में वापस आ ही रहे हैं, तो रास्ते तो खुले रहेंगे। जो सेकुलर पार्टियां जो बचेंगे उनके साथ लोग जाएंगे। तो सेकुलर पार्टियां तो फिर दो बच रही हैं, एक तो कांग्रेस और दूसरी बीएसपी। नहीं, क्यों आप बात कर रहे हैं? क्या जो है वैसे साहब सेकुलर नहीं है क्या? आप किस तरह से बात कर रहे हैं? उसको कैसे क्यों डिफाइन कर रहे हैं? जो सभी की बात कर रहा हूं, बड़े दल के साथ जाएंगे तो नहीं, बड़े दल तो बात की बात है। बड़े दल आपकी पैरवी कर रहा हूं, आप मेरे ऊपर मैं आप पैरवी नहीं कर रहे हैं। आप उसको मैं तो आपको रास्ता बता रहा हूं, टार्च दिखा रहा हूं कि अच्छा इधर चले जाओ, इधर चले जाओ। आप ये बताना और आप मेरे ऊपर ही डाउट कर रहे हो। आप ये बता रहे खाली कांग्रेस एक सेकुलर दल है? नहीं, बीएसपी भी नाम लिया भाई। तो बीएसपी तो पहले ही खारिज कर दिया कि इनके साथ तो हमको करना ही नहीं है। सारे के सारे लोग ऐसे, जबकि खुद गठबंधन कर चुके हैं। मतलब मैं आपको रास्ता भी बताऊं, ये बिहार में गठबंधन कर चुके हैं, तो बीएसपी की मैं तो कह रहा हूं भैया टार्च दिखा रहा हूं कि इस रास्ते चले जाओ, सेफ है। बीएसपी खुद जो है पोस्ट पोल एलाइज है बीजेपी की, तो बीएसपी की तो बात ही करना बेमानी है। बीएसपी जो है खुद जो है वो पोस्ट पोल एलाइज हो गए इलेक्शन के बाद। मतलब बीएसपी और बीजेपी एक है, ये कह रहे हो? बिल्कुल एक है, बिल्कुल एक है। पीछे इन्होंने ऐसा ये कह के आप अपने लिए जीवन भर के लिए दरवाजा बंद कर रहे हो। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज भी अगर जो है अगर जीवन भर के लिए ये खार खा रही इनके नेता, तो सिर्फ मेरे ही नेता से खार खा रही, किसी और से नहीं खार खा रही है। वो सारा ठिकरा तो देखो आप रास्ता कैसे बंद कर रहे हो। इसलिए मुझे सपा में दरवाजा खुला नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीएसपी से आपने झगड़ा मोल ले लिया, मुझे नहीं सोच कांग्रेस को आप हलो नहीं कर रहे हो, तो जाओगे कहां फिर? लेकिन राजभर साहब हैं, खुद ओवैसी साहब की पार्टी है। अभी आपने एक दो नाम और उसके अंदर लिया, चंद्रशेखर की बात है, वो आए थे, उन्होंने कहा कि शिवपाल जी सीनियर नेता हैं, हम उनके पास आए थे उनसे कुछ सीखने के लिए। ओके, हसीम वकार साहब, देखिए ये मोर्चा किस मकसद से बनाया जा रहा है और ओवैसी साहब के लिए क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं यूपी में? कांग्रेस के साथ क्या सिचुएशन है आप देख ही रहे हो। बीएसपी किस भाषा का इस्तेमाल आपके लिए कर रही है वो देख ही रहे हो आप। समाजवादी पार्टी आपको हलो कर नहीं रही है, तो आपके लिए ग्राउंड तैयार नहीं है यूपी का। आपको इल्हाम है इस बात का? देखिए, अलायंस की बात जब नहीं हो रही थी तब भी एमआईएम चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आ गई थी। अलायंस होगा नहीं मैं आऊंगा होगा, धर्मवीर जी प्लीज वेट। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब ओवैसी साहब इस बात का ऐलान करेंगे, लेकिन ये तय है कि हम चुनाव लड़ेंगे। और इस बार जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, जो सरकार बनेगी वो बिना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायकों के समर्थन के नहीं बनेगी। दूसरी बात अहम कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना है और किसी और दल, सेकुलर दल के हाथ में सत्ता आपकी उत्तर प्रदेश की आना है, ये बात तय है। सेकुलर दल दो बड़े हैं जो लड़ रहे हैं, बड़े दल हैं, एक समाजवादी पार्टी है और दूसरी बीएसपी है। इसमें आप अपने को किसके नजदीक पाते हो? नहीं साहब, हम तो बीएसपी को नहीं मानते सेकुलर दल, बिल्कुल भी नहीं मानते। और जो लोग बीएसपी को सेकुलर दल मानते हैं तो या तो वो आंखों से कमजोर हैं और या फिर वो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। तो इसका मतलब आप समाजवादी पार्टी के लिए बार कैरेट बीजेपी के लटका साथ रहे सरकार हो बनाने वाला और दल, धीरे धीरे आप सपा के लिए माहौल बना रहे हो। नहीं सर, बात समझिएगा, हम किसी के लिए ना माहौल बना रहे हैं ना माहौल बिगाड़ रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं और एमआईएम के विधायकों को जिताने का काम करेंगे। हम अपनी जीत को सुनिश्चित कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू वकार साहब। धर्मवीर चौधरी जी काफी देर से आपको जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। दो आरोप आए, एक शिवपाल यादव की पार्टी की तरफ से और दूसरा असीम वकार की तरफ से। चौधरी साहब गो अहेड। ब्रजेश जी, मैं इनको कोई जवाब नहीं दे रहा हूं, जनता इनको जवाब देगी, लेकिन मैं
एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ। आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, बड़ा चैनल चलाते हैं और ये देश की जनता भी बहुत जागरूक है। आपने देखा होगा कि जब अखाड़े में पहलवानी का जो अखाड़ा होता है तो उसमें दो पहलवान आमने सामने लड़ते हैं और जो छुटभैये पहलवान होते हैं वो बाहर ही डंड पेल रहे होते हैं, इधर उधर घूम के एक्सरसाइज करके वार्म अप कर रहे होते हैं। वो मैदान में नहीं आते हैं, वो डी के बाहर ही होते हैं। वो तो ये वो पहलवान हैं, ये छोटे मोटे, ये डी के बाहर हैं, ये अंदर नहीं है। इनकी लड़ाई अंदर किसी दल से है ही नहीं। ये तो बाहर वार्म अप कर रहे हैं और बाहर से बाहर चले जाएंगे। प्रदेश की जनता ये तय कर चुकी है कि कानून के द्वारा कानून का राज कैसे होगा, वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा होगा। हम पहले भी साबित कर चुके हैं। इनके दोनों के आरोप आप खारिज करते हैं? सोशल इंजीनियरिंग जो गंभीर आरोप असीम वकार और एसएम अशरफ ने संयुक्त रूप से लगाए हैं। सर एक बात कहना ये कोई देखिए, ये कोई आरोप, इनके आरोप में दम नहीं है। आज प्रदेश में हम अच्छा बोलिए कि आप सरकार नहीं बनाएंगे। प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन अच्छा, कर यहीं चुके हैं। चैनल पे बोलिए कि बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता अगर लखनऊ में होगा, आदरणीय बहन जी को सुनेगा। आप बोलिए चैनल के ऊपर को हम नीले झंडे से 9 तारीख को 9 अक्टूबर को पाठ देंगे। अगर सीटें कम हुई तो हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। जी की जो पुण्यतिथि आप यहाँ बोल के जाइए कि सीटें कम होंगी तो हम उससे सपोर्ट नहीं करेंगे। बहन जी करेंगी। अगर आप पे इतनी हिम्मत है, आप बोलता है तो आप बोलिए। एसबीएसपी हम बोलिए, हराम कर देंगे विरोधी। बहन जी की के पास नहीं है। थैंक यू चाहे वो डेवलपमेंट, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। साहब शांत हो जाए। असीम वकार एक लाइन कुछ बोलना चाहते हैं, और चाहे वो मैं असीम वकार को अलाउ करता हूँ। असीम वकार सिर्फ बोलेंगे। वकार साहब आप 10 सेकंड में अपनी बात रख दें। ओके, सिर्फ असीम वकार बोलेंगे। अरे आपको आता ही नहीं। थैंक यू। ओके वकार साहब 10 सेकंड। नहीं, देखिए बीएसपी ने जो प्रवक्ताओं की लिस्ट बनाई और उसमें जो ये प्रवक्ता जी हैं, इनको सुनने के बाद इस बात को तो अंदाजा हो गया कि इनकी अकल जितनी है उससे अंदाजा हो गया कि सतीश मिश्रा जी और मायावती जी कितने काबिल हैं। मतलब उन्होंने अपनी अकल की पराकाष्ठा दिखा दी इनके से प्रवक्ता बनाकर। नहीं, आप व्यक्तिगत टीका टिप्पणी ना करें। सतीश मिश्रा जी को धन है आप व्यक्तिगत साहब, कमाल हो गया। गलत इतनी बड़ी बीएसपी में हंसी मत हंसी है। यहाँ पर आप खून के आंसू रो रहे हैं अंदर से। आपकी हैसियत जो है असली, वो मैंने बताने का काम किया आपको कि आप राजनीतिक गिद्ध हैं, राजनीतिक गिद्ध हैं, राजनीतिक गिद्ध हैं। एसबीएसपी, ऑल राइट, थैंक यू। सब सिर्फ अरुण राजभर बोलेंगे। अरुण, इस मोर्चे का या इसका बनाने का मकसद क्या है और आपकी आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए, भागीदारी संकल्प भाईचारे की धरती है। जिन पार्टियों ने अब तक पिछड़े थैंक यू धर्मवीर जी को भागीदारी नहीं दिया है, जिनकी भागीदारी थानों पर अब तक आबादी के हिसाब से नहीं हो पाई है, जिनको नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है, उनको बराबरी का भागीदारी, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करने के लिए हम लोगों ने आज से 1 साल पहले हम लोगों ने इसका गठन किया और पहला रैली हमने आपको दिखाया बलिया से, उसके बाद कुशीनगर किया, फिर प्रयागराज किया, फिर उसके बाद बनारस हम करने जा रहे थे, तब तक लॉकडाउन लग गया। आपको भी हमने दिखाया था क्या शिवपाल यादव आपके मोर्चे का हिस्सा हैं? देखिए, अभी हम लोगों की वार्ता चल रही है। वार्ता में अभी बहुत सारी बातें हुई है और बहुत सारी बातें होनी है। ओके, जब तक कोई बातें फाइनल नहीं हो जाएगी, तब तक जनता के सामने हम ये नहीं कह सकते हैं कांग्रेस अपने लिए उत्तर प्रदेश में क्या प्रॉस्पेक्ट्स देखती है और आप क्या महसूस करते हैं? थैंक यू। जहां जाएंगे सरकार वहां बनेगी। थैंक यू। आसिफ साहब गो अहेड। देखिए, कांग्रेस अपने लिए कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस की सोच बिल्कुल क्लियर है। आज उत्तर प्रदेश में अपराध एक हिस्सा बन गया है समाज का। आप देखिए मनीलाल पट्टीदार जो मैंने अलायंस की मैं अलायंस की बता रहा हूं। मैं आपको अलायंस हम जनता से करेंगे ना, दिन बात करूंगा। नहीं, अलायंस तो हम जनता से करेंगे ना। आप बताइए, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली, उत्तर प्रदेश में गुजरात का आईपीएस आगे हत्या कराता है, उसके बाद पूरी सरकार उसको बचाने में लग जाती है। आपके 2 साल हो गए गिरफ्तार नहीं किया। ऐसा व्यवहार कर रहे हो कि इनको छूने को तैयार नहीं हो। आज सुन तो लिए ना मेरी बात। पहले हम जनता की बात करेंगे ना। हम सत्ता में किसके लिए आना चाहते हैं? कोई भी आदमी जो है वो चुनाव किसके लिए लड़ता है? जिसके लिए चुनाव लड़ता है उसकी तो बात हो जाए ना। जूही सिंह जी, आप मैं एक बात कह दूं भैया, मनीलाल पट्टीदार की गिरफ्तारी न करके भारतीय जनता पार्टी अपराध को
बढ़ावा नहीं दे रही है, ऑर्गेनाइज अपराध करा रही है प्रदेश में। ओके, जूही सिंह जी, अभी आपने अमित पुरी जी को सुना, उन्होंने कुछ गंभीर आरोप लगाए। और लेकिन उस मसले से इतर एक और मसला है कि जो छोटे दल आपस में इकट्ठा होकर आपके पास आना भी चाहते हैं, आपने दरवाज़ा बंद रखा है, तमाम बार खटखटाने के बावजूद आप दरवाज़ा खोलना नहीं चाहती है आपकी पार्टी। कारण क्या है, आप इनको इग्नोर क्यों कर रही हैं? ब्रिजेश जी, हर दल से लोग रोज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं और पूरे सम्मान के साथ शामिल हो रहे हैं। तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के तहत थोड़ा ही हम चुनाव लड़ते हैं, व्यवस्था को बदलना है। बाकी अमित पुरी जी से ये जरूर मैं पूछूंगी कि ये हत्या हुई क्यों। आप मुझे बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री से बात करके उनकी पत्नी सेटिस्फाइड हो गई, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, बिल्कुल उनको बात करनी चाहिए थी। हत्या हुई क्यों? उसके बाद फिर एक मनीष प्रजापति की हत्या हो गई। लगातार आपके शासन में दुराचार बढ़ रहा है महिलाओं के प्रति और संवेदनहीनता बढ़ रही है, क्योंकि आप हमेशा ये करते हैं कि जब कोई अपराध हो जाता है तो आप अपने अधिकारियों को, अपने जिम्मेदार लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं और बताते हैं कि हमने इस अपराध को सही कर दिया। तो थोड़ा तो संजीदगी से सत्ता को चलाने की कोशिश करिए। और दूसरों के काम, फिर मैं बात करूंगी, जहां मैं जाती हूं, अगर मैं गोंडा जाऊंगी तो देखा जाएगा कि आपने फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमने बनाया था वो बंद कर दिया। बछरावा में आपने ITI और पॉलिटेक्निक बंद कर दिया है। डिग्री कॉलेज का आपने कल सीतापुर में उद्घाटन किया, जो ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के समय में चल रहा था। तो थोड़े अपने मैडम, मैं घूमकर आपको अलायंस की पॉलिटिक्स पे लाना चाहता हूँ। आपकी कोई दिलचस्पी इन दलों में नहीं है? जी ब्रिजेश जी, राजनीति है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बातचीत सबकी चलती रहेगी, लेकिन अल्टीमेटली क्या शेप आता है, समाजवादी पार्टी कितना किसको अकोमोडेट कर पाती है। हमने पहले भी शासन चलाया है उत्तर प्रदेश का और एक बड़ी पार्टी है, तो ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष इतना कठोर व्यवहार आप क्यों कर रही हैं इन दलों के साथ? जो है वो थोड़ा लिबरल होइए। नहीं ब्रिजेश जी, नहीं ब्रिजेश जी, बिल्कुल नहीं। हमने तो सबसे बड़ी बड़ी अलायंसेस की हैं कांग्रेस के साथ। असीम वकार काफी देर से तड़प रहे हैं और कुछ कहना चाहते हैं। मैं 10 सेकंड का उनको अवसर देता हूं, इसके बाद मैं अमित पुरी की तरफ चलता हूं। जी जी। नहीं, अमित पुरी साहब बीजेपी की तरफ से बैठे हैं, पूरे 4.5 तरफ से आप बैठे हैं ना। प्लीज नो, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इन्हीं ने शुरू करा हो और खुद ही खत्म किया हो। चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे कोई भी हो, चाहे PGI हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे विश्वविद्यालय हो। आप डेवलपमेंट की बात हाँ, इन्हीं ने एक काम किया कि जो पुरानी सरकारों के काम थे, सर, पुरानी सरकारों को जो काम थे उनकी योजनाओं के नाम बदलकर अपने नाम से उद्घाटन कर। आज ये समाजवादी पार्टी के लिए आप क्यों ये पासे फेंक रहे हो? आज ये डिबेट में तीसरी बार ऐसा हो रहा है। इतने आप कभी कृपालु नहीं थे, आप हमेशा हमलावर थे। सर बोल लेने दीजिए सर, कुछ आज इरादे आपके नेक पहले नहीं बोल लेने दीजिए सर, बोल लेने दीजिए प्लीज। ओके सर, प्लीज बोल लेने दीजिए। अमित पुरी साहब, एक गुजारिश है, अभी यहां से जाइएगा मुख्यमंत्री जी के यहाँ और कहिएगा टमाटर, बहुत दिनों से टमाटर है, अब टमाटर के खेत में जाकर टमाटर का उद्घाटन कर दीजिए। और अब कहा जाएगा टमाटर कद्दू है, गोभी बैगन है, ओके अमित और पुरी बैगन आलू है। ये क्या बोले? यही बचा है साहब आपके लिए करने के लिए कि आप सब्जियों फलों के नाम पे बदल दीजिए। सिर्फ अमित पुरी बाकी तो आप बस कुछ बचा नहीं है। लेकिन आज आपकी भूमिका लग रही है कि आप सपा के लिए कुछ कैरेट लटका के बैठे हुए हो। यस अमित पुरी साहब, गो अहेड। मुझे 4 छोटी छोटी बातें कहनी है। जी प्लीज। अभी उत्तर प्रदेश में यह पूछा जा रहा था कि क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। अरे मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला कि ये मनीष गुप्ता के हत्यारे कब। अरे अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। वो नीला झंडा जब 9 तारीख को पटेगा तो सब बताते हैं। जरा आप इनको रोकिए ब्रिजेश जी। हाँ बोले, आप बोलते रहे। हाँ, मैंने रोक दिया, आप बोलते रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी तक ये कह रहे थे कि वैक्सीन से नपुंसक हो जाएगा, ये बीजेपी की वैक्सीन है, फलाना है, उस पूरे उत्तर प्रदेश को फ्री वैक्सीनेशन करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। और दूसरी बात, अभी जो क्या कह रहे हैं अनाप शनाप? नहीं, वो कुछ भी कहते रहे, वो आदमी का दिमागी तवाजुन जब हिल जाता है तो वो इसी तरह की बातें करता है। वो कर जिम्मेदार कौन है? अरे जिम्मेदार हम बताते हैं। जिस मायावती जी की क्या हो गया? रक्षा ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जबरदस्ती बीजेपी से ब्रह्मदत्त द्विवेदी की तस्वीर पर मुझे कहीं पर फूल चढ़ाने का काम जो पार्टी ना करती हो, संगठित क्या बात करें।
चला ये रहे हैं नासुक उत्तर प्रदेश लोग में, जिनकी जान की अमाल ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने सिपाही, बचाई, थानेदार, ये उस डीएम, ब्राह्मण एसएसपी ब्रह्मदत्त ठाकुरों द्विवेदी के को द्वारा नमन करने को इस तैयार संगठित नहीं है। अपराध का ये अंत कब राजनीतिक होगा? ड्रामे वाले ये लोग जवाब हैं, दीजिए आप मुझे। ये राजनीतिक ड्रामे वाले लोग पूरा हैं। किश्ती और अभी अमित चौधरी की और मायावती धर्मवीर चौधरी की है। और अभी जूही जी कह रही थी महिलाओं के अपराध, लुक हियर हु इज टॉकिंग, जो गायत्री प्रजापति को इस्तीफा देने की तारीख तक बजाते रहे, वो हमको महिलाओं के ऊपर नसीहत दे रहे हैं। मैं आपका आभार सबका प्रकट करता हूँ। कृपया व्यक्तिगत आक्षेप, टीका टिप्पणी से परहेज करें। हम सब एक परिवार की तरह हैं और डिबेट के लिए एकत्र होते हैं। अपनी अपनी बात रखिए, सम्मान का भाव एक दूसरे के लिए हमेशा रहना चाहिए। और आप सबका भी बहनों भाई बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को मेरे साथ देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।